आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कुछ अरसे से ये सुनने में और देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर व काबिल एडवोकेट जनाब प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जा रहा है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उन पर क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मामला है, ये जानेंगे आज। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल ऐसा मुल्क भर में माहौल चल पड़ा है कि बहुत सारी आवाम इज़्तिराब का शिकार है, बेचैनी का शिकार है। बहुत सारे केसेस और उनके नताइज ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल साबिक़ में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आवाम ज़बान दराज कर रही है, लब कुशाई कर रही है। तो कहाँ तक इनका ये कहना दुरुस्त है और कहाँ पर ये लोग पकड़ में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जनाब एडवोकेट मीर मसूद ख़ान साहब के पास। मीर मसूद ख़ान साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम। थैंक यू सर, ये जो आपने देखा होगा कि प्रशांत भूषण साहब के ख़िलाफ़ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चलाया जा रहा है, ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? इसके दो है। नया जो है वो एक उन्होंने ट्वीट किए थे कि चीफ जस्टिस साहब जो AS बोबडे है, SA बोबडे, शरद अरविंद बोबडे, जो जिसका शायद रिटायरमेंट सितंबर में है अभी इस साल, वो एक हार्ली डेविडसन 50 लाख की गाड़ी और बाय रिकॉर्ड बीजेपी के लीडर, और शायद कोई गवर्नमेंट प्रमाइस है, वो गवर्नर्स हाउस है, ये चीफ मिनिस्टर्स हाउस है, उसमें बैठे हुए हैं। तो इनका ऑब्जेक्शन ये था कि उसमें पहले उन्होंने मास्क नहीं पहने हैं क्योंकि आज आसपास में 4-5 एम्प्लॉइज़ हैं। दूसरा ये कि वो हेलमेट भी नहीं है उसकी। तीसरा वेरी ऑब्वियस ऑब्जेक्शन था कि बीजेपी लीडर की गाड़ी थी वो, और उमूमन ये बोला जाता कि जजेस को, स्पेशली चीफ जस्टिस को अलूफ रहना चाहिए, पब्लिक डोमेन से अलग रहना चाहिए। तो चूंकि ये फ़ोटो फ्लैश हुई, उनका ये ओपिनियन था प्रशांत भूषण साहब का कि आगे हिस्टोरियंस, मौरखीन इसको कैसा देखेंगे, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लिया गया जस्टिस गवाई, जस्टिस अरुण मिश्रा और एक जस्टिस है, 3 जनों की। इसके साथ साथ क्या करें लोग कि पुराना एक 2009 का कंटेम्प्ट था जिसमें प्रशांत भूषण साहब शायद सुप्रीम कोर्ट को ये देखिए, अपने सामने फैक्ट्स तो नहीं रहते, लेकिन ये बात वाज़े हो रही रिकॉर्ड्स में कि एक एनवेलप में ये बोल के दिया गया था कि आउट ऑफ 16 में से 8 चीफ जस्टिस करप्ट थे। करप्शन का मतलब पैसा भी होता, कैसेट करप्ट होती, इलेक्ट्रिसिटी करप्ट होती, सोसाइटी करप्ट होती। तो वो एक मसला था, वो दोनों लेके तो अब इसके ऑब्जेक्शंस जो वकीला की तरफ से आए वो ये कि एक तो 2009 का केस, प्रशांत भूषण साहब का स्पेसिफिक ये बोलना है कि आप चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं रखे, सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल साहब हैं, वो रजिस्ट्रार जनरल साहब डायरेक्ट मिश्रा साहब के सामने इसको प्लेस कर दिए हैं। वो रूल के ख़िलाफ़ है क्योंकि पुराना केस जब भी रखना पड़ता चीफ जस्टिस के सामने रखना पड़ता। दूसरा क्या है, रूल्स के ख़िलाफ़ है। तीसरा, सब सारे जजेस और सारे वकला, पुराने जजेस और वकला ये बोल रहे हैं कि आज कोई हियरिंग नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स की हियरिंग नहीं हो रही, फंडामेंटल राइट्स की हियरिंग नहीं हो रही। मैं बारहा ये बात बोला हूँ कि अगर आप सारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, 500 के ऊपर आर्टिकल्स है, उसमें आर्टिकल 12 to 36 ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर आप ये निकाल लें तो फिर आर्टिकल कुछ नहीं बचता। तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 500 के ऊपर है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन करने के लिए, वरना अगर हमारा राइट ना हो तो फिर उसमें CAG है, गवर्नमेंट कैसी होना, पार्लियामेंट कैसी होना, जज कैसा होना, बनना कैसा, सारे चीज़ें लिखे हुए हैं, पंचायत कैसा होना। हमारा अगर फंडामेंटल राइट सिटीज़न का नहीं ना हो तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी को काम में ही नहीं आएगा, सारी चीज़ें फंक्शनल हमारे लिए। तो इनका बोलना ये था, जो दुष्यंत दवे साहब का भी आर्गुमेंट था, और मैं सुना जो दूसरे
जो सीनियर्स भी वो लोग, एक अमाइकस क्यूरिया है जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होते हैं, उन्होंने है ना वो बाबरी मस्जिद के जो वकील साहब थे धवन, वो भी ये बोले कि आप कंटेम्प्ट इसमें नहीं ले सकते। और उसमें ये भी बोला गया है कि जब वर्चुअल कोर्ट यानी हियरिंग इतनी बैड क्वालिटी है, बिलीव करिए आज हमारे को एक मैटर डालना पड़ा, बेल, लोग जेल में हैं तो हम आर्ग्यू नहीं कर सक रहे, कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे, इतना बुरा सिस्टम है। आप इमेजिन करिए सुप्रीम कोर्ट का क्या हालत होंगी, इतनी बड़ी 100-150 करोड़ की पब्लिक और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 32 जजेस और उसमें वर्चुअल हियरिंग हो रही, हम अपना डॉक्यूमेंट नहीं बता सक रहे, जजेस को बात नहीं कर सक रहे। आज मैं आपको हाई कोर्ट में ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, हम फ़ोन करें तो रजिस्ट्रार्स फ़ोन नहीं उठाते, लिस्टिंग नहीं हो रही, वो सारे मैटर्स में अब लोगों का बोलना ये भी है। और बुकला का के कश्मीर, आप एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद अगर फ़र्ज़ करिए 370 एब्रोगेटेड है तो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चलेगा, तो इंडियन लॉ अप्लाई होना, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ में राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सबसे बड़ी है। और आपको मालूम जब इमरजेंसी लगी थी 1973 तो इमरजेंसी में ये एडीएम जबलपुर केस जो आया था उसमें ये बोले थे कि इमरजेंसी में जितने फंडामेंटल राइट्स है वो सीज हो जाते, आदमी को हक नहीं रहता। तो निरंडे जो थे वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन आर्ग्यूमेंट में उनको ये पूछा गया जजेस के तरफ से कि अगर इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट अगर सीज हो जाता है, सीज यानी ख़त्म हो जाना, तो अगर कोई आदमी मर गया तो निरंडे एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की आर्ग्यूमेंट थी कि मर भी गया तो कोई सिटीज़न को रिलीफ नहीं है। उतनी स्ट्रॉन्ग एडीएम जबलपुर में था जिसमें जस्टिस खन्ना डिसेंट करे थे। और आप लोग सबको मालूम है कि जस्टिस खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनाए, बाद में जस्टिस खन्ना रिज़ाइन किए, फिर वो अपोजिशन की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट भी किए। वो केस जाके 1976 एडीएम जबलपुर जाके 75-76 का केस, बाद में पुत्तस्वामी केस में उसका क्लैरिफिकेशन आया, फिर फाइनली 86 में मिनर्वा मिल केस में क्लैरिफिकेशन आया। बाद में जब जनता पार्टी जो थी मोरारजी देसाई उन लोग की, वो लोग 44th अमेंडमेंट से ये बोले कि किसी भी हालत में, चूँकि इंदिरा गांधी हार गए थे और जनता पार्टी आ गई थी, तो उनका अमेंडमेंट ये था कि किसी भी हालत में इंक्लूडिंग इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सीज नहीं हो सकते। इन दिनों में आप वर्चुअल हियरिंग में 9 साल पुराना केस, जबकि राम जेठमलानी जिंदा थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिए थे कि ये मेंटेनेबल कैसा है, तो जब का कोर्ट डिसाइड करेंगे मेंटेनेबिलिटी बोला था। और प्रशांत भूषण साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अरुण मिश्रा साहब जो है गुस्से वाले जज है और उन्होंने सारे वकला के ऊपर गुस्से में आई भी थे। और एक आज से मैं समझता हूँ 6 महीने की पहले बड़े रिनाउंड और प्रोमिनेंट वकील है गोपाल सुब्रमण्यम साहब, बड़े रिनाउंड है, उनका नाम भी गया था। और समहाउ बीजेपी 2014 में आने के बाद में उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस लिए थे क्योंकि उन्होंने अमित शाह के ख़िलाफ़ लड़े थे, तो उनका नाम रोक के फिर यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे, जस्टिस यूयू ललित। उससे पहले गोपाल सुब्रमण्यम का नाम था, साहब का नाम था। और आपको मालूम होना चाहिए गोपाल सुब्रमण्यम साहब को एक कोई केस में से उन्होंने विड्रॉ हो रहे थे, तो चीफ जस्टिस जो बीसीसीआई के रिफॉर्मिस्ट चीफ जस्टिस थे, लोहाडे कुछ, मैं आपको नाम थोड़ी देर में बोलता हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनको कोर्ट को बुलाए थे, इतने प्रोमिनेंट वकील। तो उनके साथ भी इनका इशू हुआ था अरुण मिश्रा साहब का। और हम जो पेपर्स में पढ़े और अपनी नेट पे पढ़े कि सारे सीनियर्स जाके उनको बोले थे अरुण मिश्रा साहब को कि साहब आप सीनियर्स के साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मालूम हुआ कि उन्होंने अपॉलोजेटिक भी थे और माफ़ी भी चाहे और जो भी कोर्ट में था बहुत अच्छा था। तो प्रशांत भूषण साहब का ऑब्जेक्शन ये था कि मेरे आप खिलाफ हैं तो आप मेरी बात नहीं सुनना। उसका ऑब्जेक्शन इस वजह से था कि सुप्रीम कोर्ट में बायस जो बोलते, देखिए 2 अंग्रेजी के वर्ड हैं, एक है प्रेजुडिस, एक बायस। प्रेजुडिस होना मैं आपके खिलाफ होने को बोलेंगे,
मगर बायस होना मैं आपके बारे में गलत राय रखने को बोले। फोटो फ्लैश हुई इंटरनेट पे और चीफ जस्टिस साहब इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, उसलिए ये बात उठी। और जब बीजेपी का रूल है, इतने चीज़ें आ रहे, साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो सीनियर जजेस हैं ये लोग ये बोले कि आप ये क्यों नहीं देखते कि जब दीपक मिश्रा साहब उड़ीसा के जो थे, जो चीफ जस्टिस थे, तो यही जजेस जो 4 कौन थे, वो चलमेश्वर तो नंबर 3 थे। फर्स्ट जस्टिस गोगोई, दूसरे नंबर पे अपने बोबडे, तीसरे नंबर पे चलमेश्वर, चौथे नंबर पे लोकूर, 5वें नंबर पे शायद सेकंड पे थे जोसेफ, कुरियन जोसेफ थे। तो आप ये 5 को छोड़िए, क्योंकि चलमेश्वर साहब रिटायर हो गए, कुरियन जोसेफ रिटायर हो गए, लोकूर साहब रिटायर हो गए। अब आप बोलिए वो जो इतने थे उसमें से ये चीफ जस्टिस थे, बोबडे साहब भी है। तो ये सवाल अब उठ के आ रहा कि जब दीपक मिश्रा साहब थे तो आप लोग उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि दीपक मिश्रा साहब बाहर से ऑर्डर्स ले रहे हैं, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइवेट करके बोले, कोर्ट में नहीं करे, शायद चलमेश्वर साहब के घर पे करके बोले, तो पूरी प्रेस के सामने बोले, और आप बोले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाह रहे हैं, और वो बचाना चाह रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्शन क्या था कि हम 5 सीनियर जजेस हैं जो कोलिजियम होते, तो जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स है वो मैटर्स हम 5 को नहीं देके 6 से 10 नंबर के जजेस को, शायद उसमें ये भी नाम था, अरुण मिश्रा साहब भी जब वो नंबर पे थे, उनको दिया जा रहा है। तो खुद जजेस बोले हुए हैं ये बात। तो जब आप जजेस को दे रहे हैं तो आप जूनियर जजेस को दे रहे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये बोलना है कि चीफ जस्टिस इज़ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। मतलब ये हुआ कि जज आप सेम लेवल के हैं सबसे, लेकिन और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड आप हेड हैं। उसके लिए क्यों कि रोस्टर जो अपॉइंट अलॉटमेंट रहता, एलोकेशन ऑफ फाइल्स, कि ये ए को जाए ये बी को जाए, वो आपकी मर्जी है। तो उसमें लीगली ये बोला जाता है कि चीफ जस्टिस इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर। उसको हेड नहीं बोला गया, बॉस नहीं बोला गया, मास्टर बोलेगा। तो मास्टर वो वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि मार्शलिंग करना अगर हो तो आप डिसाइड कीजिए किसके पास जाना। तो ये मसला जब आप वो चीफ जस्टिस के ऊपर उठाए दीपक मिश्रा, फिर अब हम भी ये पूछ रहे हैं एज एन एडवोकेट कि क्या हुआ, बाहर से आ रहे थे अगर ऑर्डर्स तो किसके थे? बड़ी सीरियस एलिगेशन है ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि बाहर के साथ आ रहे थे और आप बाहर से ऑर्डर्स ले रहे थे, उसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे एलिगेशंस लगाए, उसके बाद उन्होंने रिटायर हो गए। रंजन गोगोई साहब के ऊपर उनकी एक डोमेस्टिक एम्प्लॉय एलिगेशन लगाई ऑफ इम्प्रोप्राइटरी ऑफ मोलेस्टेशन, कि उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी करे। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि उसके मियाँ, वो लेडी का मियाँ और उसका मियाँ का भाई, हस्बैंड का भाई, दोनों की नौकरी गई, इसकी भी नौकरी गई, लेडी सस्पेंड हुई। उसके बाद एक कैसेट रिलीज़ हुई, लेडी किसी उसके सामने वो कर रहे हैं, कैसेट रिलीज़ हुई जब वो लेडी के हस्बैंड दोनों बैठे इंस्पेक्टर के सामने, सारा बोल दी, वो सस्पेंड हो गए। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन आ रहा चीफ जस्टिस साहब गोगोई के ऊपर कि एक बेंच बैठी जिसमें आप हेड कर लिए, आप हेड करके बोले कि चूंकि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं अब नहीं आता तो आप हेड क्यों करें। उसमें फिर बोबडे साहब सेकंड थे। उसके बाद फिर एक इन हाउस इंक्वायरी हुई। लेकिन एक एक्ट है जो लेडीज़ हैं उनकी वर्किंग प्लेस सिक्योरिटी पे एक एक्ट है, उसके तहत क्यों नहीं हुआ। सवालात ये उठ रहे कि चीफ जस्टिस के लिए अलग एक्ट तो नहीं है, सिटीज़न तो वो भी हैं। तो अगर आप चीफ जस्टिस है तो यू कम आउट विद अ बेटर एग्जाम्पल, यू शुड बी अ बेस्ट एग्जाम्पल दैन एनी अदर थिंग। आपको एग्जेम्पशन ऑफ लॉ कहाँ अवेलेबल है? तो फिर आप खुद बैठे हैं, खुद करें, उसके बाद हो गया, ठीक है। आप उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस बोबडे साहब जब चीफ जस्टिस बने तो लेडी को रीइंस्टेट कर डाले विद बैक वेजेस। देखिए, अंडर पैरेलल्स ऑफ सर्विस लॉ बैक वेजेस के साथ रीइंस्टेट करने का मतलब ये हुआ कि
शी वॉज नॉट एट फॉल्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब अब सवाल ये उठाए ये लोग और सारे इंडिया हमसे उठा रहे, हमसे। अब आप पूछिए मेरे को, अगर कोई सवाल करा तो मैं क्या जवाब दूं कि अगर वो लेडी मतलब उन्हें रीइंस्टेट हो गई तो लेडी मजलूम थी, तो फिर चीफ जस्टिस साहब के ऊपर क्या क्या हुआ, वो हो गया। उसके बाद फिर लेडी को अगर करी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेडी पे लेना था, वो आप नहीं लिए। तो फिर ये सवालात उठ रहे हैं, इसका जवाब कहाँ से ला के देना, हम कहाँ से ला के देना। हमको कोर्ट्स बोलते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जनरल पब्लिक हमसे पूछ रही कितनों को कंटेम्प्ट लेंगे, कितनों को जेल में डालेंगे। कि अंडर सेक्शन 2E ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, अगर कंटेम्प्ट कब होता, ये देखिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट 2B में criminal contempt means publication whether by word spoken or written or by sign or by visual representation of any matter of the doing or any other act whatsoever, 1. Scandalizes or tends to scandalize or lower or tends to lower the authority of any court, or prejudice or interfere or tends to interfere in the due course of any judicial proceedings. 3. Interfere or tends to interfere with or tends to obstruct the administration of justice. 3 चीज़ें देख लीजिए आप जो वाजे हैं। एक क्या है, स्कैंडलाइज करना कोर्ट को या किसी की नज़र में आप नीचा करना। दूसरा प्रेजुडिस करना, इंटरफेयर करना और जुडिशियल प्रोसीडिंग को, और दूसरी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। मैं आपको एक एग्जांपल मैं ट्रेस करके देखता हूँ फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सज़ा देने का लॉ नहीं है, लिमिट करने का लॉ है। दूसरी चीज़, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर आप बोले कि ऐसा नहीं होना था, सवालात पे, क्रिटिक पे कोई कंटेम्प्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स का मतलब ये हुआ कि अल्फा द बिगिनिंग, ओमेगा द एंड, एंड टॉप, ये 3 वर्ड है। तो आप रिस्पेक्ट्स से होना चाहिए, ना कि सज़ा से। आप जैसा बता रहे हैं कि प्रशांत भूषण साहब ने जस्टिस बोबड़े का ऊपर जो एतराज़ बुलंद किया है वो कोर्ट में और अपनी सीट पर नहीं बैठे हुए थे, लिहाजा उन पर क्रिटिसाइज़ करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। और अगर ऐसा होता तो फिर जो 4-5 जजेस जो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे वो भी कंटेम्प्ट में आएगा। ये तो बेसिकली तो ये है नहीं कंटेम्प्ट। अब ये देखने में आ रहा है जी, लेडी का भी आता। अगर लेडी, अब बोबडे साहब चीफ जस्टिस है तो बोबडे साहब जो है वो उनको रिस्टोर करे लेडी को बैक वेजेस के साथ, तो फिर लेडी भी कंटेम्प्ट में है। तो इस तरीके से जो रंजन गोगोई साहब के खिलाफ जो एलिगेशन लगाई थी लेडी, वो लेडी को रीइंस्टेट किया गया विद बैक वेजेस। तो रंजन गोगोई साहब के ऊपर 3 एलिगेशन है, लेडी का है, कश्मीर का है और अयोध्या केस है, रफ़ाइल है। रफ़ाइल में तो डायरेक्ट है एलिगेशन कांग्रेस वालों का, अयोध्या केस है उन्होंने सारे के सारे। उनके बारे में ये भी अब बोला जा रहा है कि वो उन्होंने नंबर 2 होते हुए दीपक मिश्रा को नहीं सुनने दिए इस वास्ते के उनको करना था ये अयोध्या केस, और आप अयोध्या केस करें उसके क्विट प्रो को ये जो रफ़ाइल अयोध्या, रफ़ाइल तो देखिए, रफ़ाइल तो जज का नहीं है ना, रफ़ाइल तो प्राइम मिनिस्टर का है। तो जब प्राइम मिनिस्टर का था तो मनमोहन सिंह की 2014 के वक्त कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, ये सारे लोग करे ना, जस्टिस सिंघवी और ये सब बैठ के, ये सुब्रमण्यम स्वामी एजेंट जाके जब आर्ग्यू करा, ऑर्डर्स दिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट जब एक्टिव हुई, जुडिशियल एक्टिविज्म शो करी, तो अभी करना था ये बोलना है। देखिए आपको ऐसी चीज़ें सोचना पड़ेगा। आज मैं ये बोला, आप एक कंटेम्प्ट लीजिए, मैं जेल में चले जाऊँ, कल आप जेल में चले जाए, इससे क्या होने वाला है? इससे ये मालूम हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल इज़ नॉट वेल। थैंक यू सर। आपने फाइनली आपने बहुत प्यारी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इज़ नॉट वेल। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आवाम में बेचैनी पैदा कर रहा है और काफ़ी एतराज़ात बुलंद हो रहे हैं। और अगर कोई फ़ैसला
हक़ की बिना पर नहीं दिया जाता है तो उस पर एतराज़ बुलंद किया जा सकता है, और एतराज़ बुलंद करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता है। तो प्रशांत भूषण जो एतराज़ बुलंद किए हैं मौजूदा चीफ जस्टिस बोबड़े साहब पर, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता। अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है तो वो ख़ुद जब दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगी। बहरहाल बहस जारी रहेगी। इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक पर आगे भी एक एपिसोड या 2 एपिसोड्स करेंगे ताकि कंटेम्प्ट के ताल्लुक़ से लोगों के जहनों में तस्वीर क्लियर हो जाए, ताकि लोग ये शुकूक व शुबहात में ना पड़ें कि फ़लाँ बात कह दें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा, या फिर कुछ कह दिया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है या नहीं। ये आवाम के सामने क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।